हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ लीगल लॉजिक में। आज हम देखेंगे लीगल नोटिस को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। हाउ शुड वी ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस, व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मेट। तो शुरू करते हैं लीगल नोटिस। तो ये है हमारा पूरा लीगल नोटिस। अभी देखते हैं कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो हमेशा आपको पहले इधर लेटर हेड लिखना पड़ेगा। कोई भी एडवोकेट, आप एडवोकेट रमेश एंड एसोसिएट्स या कोई भी एडवोकेट आपका नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद इधर आने के बाद रेफरेंस नंबर, यू हैव टू राइट द रेफरेंस नंबर, और ये आप कुछ भी लिख सकते हो। और इधर जब जिस दिन आप ये लीगल नोटिस लिखते हैं उस दिन की डेट। उसके बाद और REGD AD। उसके बाद बिना लाइन छोड़े उसके ही नीचे लीगल नोटिस। आफ्टर दैट यू विल लीव अनदर लाइन एंड इट से नॉर्मली जैसे लिखते हैं ना, फॉर्मल लेटर्स में भी टू, वैसे सिमिलरली इधर भी टू। और नेक्स्ट लाइन पे यू डू नॉट लीव अ लाइन ओवर हियर, इट इज जस्ट द नेक्स्ट लाइन, वेंकट नाइक। अभी अगर मैं किसी के लिए लीगल नोटिस लिख रहा हूँ तो ओपोजिशन पार्टी का नाम इधर आएगा। ओके, सो वेंकट नाइक इज अ ओपोजिशन पार्टी। उसके नीचे डियर सर, you to leave a line over here, dear sir, leave a line again and then start. अब जब भी लीगल नोटिस लिखोगे तो आपको याद रखना है कि एक आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करना पड़ता है। यू नीड टू यूज दोज वर्ड्स टू मेक इट लुक गुड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट स्टेप आपको जो करना है वो है, आपको ये पैराग्राफ लिखना है। ओके, you to write pursuant to the instructions from and on behalf of my client। मतलब मैं भी ये अभी जब लिखते हैं तब ये एडवोकेट लिखता है। तो अभी आप एक एडवोकेट है और आप ये लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। यहाँ पर माय क्लाइंट इज मिस्टर सैम डायस, तो उनके बिहाफ पर हम ये लीगल नोटिस लिख रहे हैं। ओके, सो आफ्टर I do hereby serve you the following notice। ये आपको हमेशा बाय हार्ट रहना चाहिए जब भी आप लिखोगे। और जैसे ये होगा आपको यहाँ से पॉइंट्स लिखना है। आफ्टर राइटिंग एवरी पॉइंट यू नीड टू लीव अ स्पेस एंड देन स्टार्ट द पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट्स लिखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लीगल नोटिस टेनेंसी के लिए है। मतलब ये जो है ना वेंकट नाइक, तो आप जब भी लिखते हो यू नीड टू राइट ऑल द फैक्ट्स। क्या हुआ, किसका है, क्या किसका बंगला है, आप किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या हुआ, एवरीथिंग A to Z। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको फर्स्ट पॉइंट पे लिखना है वन एंड दैट कॉमा। आपको जब भी आप सेंटेंस लिखोगे तो आपको याद रखना है कि हर एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको लिखना है दैट इन अ कॉमा। उसके बाद दैट माय क्लाइंट, मैं एडवोकेट हूँ दैट, सो माय क्लाइंट कौन है, मिस्टर सैम डायस। आपको लिखना है माय क्लाइंट यानी कि सैम डायस। माय क्लाइंट इज एन एम्प्लॉई एट TVS प्राइवेट लिमिटेड आउटलेट। और ये जो भी स्पेसिफिक एड्रेस है आपका, जो भी एड्रेस आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। तो आपका क्लाइंट क्या काम कर रहा है, अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो आप लिख सकते हैं ही इज एंटरप्रेन्योर, ही वर्क्स एट anything, whatever you desire, whatever he works। Okay, so you need to write over here the first line। इसके बाद you need to leave a line and start at the second point, that my client has purchased a flat at Sai Darshan Society। और ये पूरा विंग बी, सेकेंड फ्लोर, फ्लैट नंबर 15, 2 BHK, जो भी है आपको सब कुछ लिखना है। फ्रॉम, अभी my client has purchased a flat from Mr. Harshad Agarwal, so you need to write that also। White sale deed dated this date, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल डीड, जब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको ये मेंशन करना होता है कि सेल डीड नंबर क्या है और उस सेल डीड का डेट क्या है, कौन से डेट पे ये सब कुछ हुआ था, कौन से डेट पे आपने ये प्रॉपर्टी ली थी। ओके, तो एक बार आपने मेंशन कर दिया कि माय क्लाइंट इज वर्किंग ओवर हियर एंड उसने उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसने किसी और से ली है, आपको बताना है। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि दैट माय क्लाइंट इज द ओनर ऑफ द एफोरसेड प्रीमाइस। एफोरसेड मतलब क्या है, एफोरसेड मतलब ये अबव मेंशन जो प्रॉपर्टी है ना, ये
साई दर्शन सोसाइटी में ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना, जो आपने हर्षद अग्रवाल से ली है, वही उसे ही मतलब जो भी ऊपर मेंशन किया है उसे ही एफोरसाइड प्रॉपर्टी। सो द एफोरसाइड प्रॉपर्टी ऑफ विच यू आर अ टेनेंट, यू मतलब हम लोग लिख रहे हैं वेंकट नाइक के लिए, तो इट इज विच यू आर अ टेनेंट मतलब वेंकट नाइक एट 10,000 पर मंथ, मतलब वो उधर रेंट के लिए रह रहा है फॉर 10,000 पर मंथ। या ये रेंट वेरी कर सकते हैं आप, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड योर टेनेंसी कमेंसेस ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी इंग्लिश कैलेंडर, ये आपको लिखना पड़ेगा। इट विल बी मोर बेनिफिशियल इफ यू राइट दिस। सो अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट पे वापस को, जैसे मैंने बताया था एवरी पॉइंट के स्टार्ट में आपको लिखना होगा दैट, या आप दैट लिख सकते हो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट और माई क्लाइंट स्टेट्स दैट, आप ये लिख सकते हो। इधर आप लिख सकते हो कि दैट और कॉमा, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि माई क्लाइंट स्टेट्स दैट और कॉमा, और बाकी आगे जो आपको लिखना है वो। ओके, सो फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हो कि दैट यू हैव वायोलेटेड, यू मतलब यही वेंकट नाइक, तो आपको ये यहाँ पर लिखना होगा यू हैव वायोलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज डीड ऑफ जो डेटेड है इस तारीख पे, मेड बिटवीन यू एंड माई क्लाइंट वेंकट नाइक और हमारा क्लाइंट सेम डायस, इवन आफ्टर बेयरिंग अ सिग्नेचर अफर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि आपने इस लीज डीड पे साइन किया है, आपने अफर्म किया, आपने एग्री किया है कि आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट नहीं करोगे, एकदम डिसेंसी से रहोगे इधर पर, आपने ऐसा नहीं किया है। और उसके बाद जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, दैट rule number 10 clearly says that if the tenant renovates the premises without permission of the owner, then he or she will have to vacate the premises and pay a penalty of 80,000 for not abiding with the rules and regulations or rules and conditions, terms and conditions. Okay. फिफ्थ पॉइंट पे बस इतना ही लिखा है, ये रूल नंबर आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, 10, 11 जो भी, बस आपको स्पेसिफाई करना है कि इस रूल नंबर में लिखा क्या है, जो आपने यहाँ पर करना है ऐसा। अभी यहाँ पर हम लोग लीगल नोटिस लिख रहे हैं वेंकट नाइक के लिए, क्योंकि उसने रिनोवेट किया है अपना मतलब हमारी प्रॉपर्टी विदाउट टेकिंग द ओनर्स परमिशन, सो वी आर राइटिंग दिस लीगल नोटिस टू हिम to vacate the property as he has violated the terms and conditions by renovating the premises without the owner's permission. So हम ये इस पॉइंट पे हम उनको बता रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस वेकेट कीजिए, वेकेट मतलब लीव इट एंड गो, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स पेनल्टी आपको मालूम ही होगा, आपने ये गुनाह किया है तो आपके लिए पेनल्टी तो भरना ही होगा, बिकॉज यू आर नॉट अबाइडिंग बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद आपको आप जैसे आपके डिमांड्स रखते हैं, आपको वो व्यक्ति विकेट किया हुआ होना चाहिए, आपको पेनल्टी भी चाहिए, ये आपने मेंशन कर दिया है फिफ्थ पॉइंट पे। उसके बाद जाते हैं सिक्स पॉइंट पे, यहाँ पे आपको लिखना होगा दैट माई क्लाइंट ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू सेवरल टाइम्स, यहाँ पर आपको बोलना होगा कि हमारे क्लाइंट ने बहुत बार आपको संपर्क करने के लिए टेलीफोनिक मैसेज, पर्सनल मैसेज किया है टू रिमाइंड यू टू पे द पेनल्टी ऑफ 80,000 एंड ऑल्सो टू वेकेट द प्रीमाइसेस। ओके, सो यहाँ पर हमने बोला है कि हमें पेनल्टी भी दो और जल्दी से जल्दी ये प्रीमाइसेस विकेट करो, और हम ये प्रॉमिस उससे और ये हम ये रिक्वेस्ट उससे लास्ट 2 महीने से कर रहे हैं, जबकि उसका पीरियड जो था विकेट करने का उसने ऑलरेडी एक्सीड किया, और 2 महीने तक एक्स्ट्रा 2 महीने एक्स्ट्रा हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जल्दी विकेट करो, हमें हमारा पेनल्टी दे दो जल्दी। सिक्स पॉइंट में हमने बस वहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि हम लोग मेरे क्लाइंट ने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, पर फिर भी आपने कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ भी नहीं किया है। और फाइनली द सेवंथ पॉइंट, like always start with that, my client has suffered a loss of 20,000। 20,000 ही क्यों? क्योंकि हमारा टेनेंट एट द रेट 10,000 पर मंथ, यानी कि हम यहाँ पर बस इतना बोलना चाहते हैं क्योंकि हम अपने 2 महीने और एक्स्ट्रा निकाले हैं, अपने कुछ किया नहीं, विकेट नहीं किया, पेनल्टी नहीं भरी, और 2 महीने तक वो फ्लैट खाली था, हमारे क्लाइंट को कुछ रेंट नहीं मिला, तो आपने आपकी वजह से ये रेंट नहीं मिला। अगर कोई और आता था इधर
मेरे क्लाइंट को उसका भाड़ा मिल जाता था, you would have got the rent, but because of you the aforesaid premises जिसमें आप रह रहे हो वो खाली पड़ा है, and you are the reason for the losses of what he has suffered. Okay, तो यही बताया गया है इधर कि आपकी वजह से हमारे क्लाइंट को इतना बड़ा लॉस हुआ है. So I hope you have understood all these points. You need to specify every fact over here. What is the thing from the introduction to what has happened and to your demands. All the things you have to mention. So finally last paragraph पे यहाँ पर 2 पैराग्राफ पे हमको लिखना होगा. So here we say I, comma, therefore, comma, through the notice finally call upon you. अब मैं बोल रहा हूँ कि इस नोटिस के तहत मैं आपको फाइनली बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये प्रीमाइसेस को वेकेट करो and deliver kind and peaceful possession of the opposite premises and also pay my client the sum of 80,000. यानी कि जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी को वेकेट कीजिए और इस प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस मेरे क्लाइंट को जल्दी से जल्दी दीजिए और पेनल्टी भी भरिए विथ एन इंटरेस्ट ऑफ 10%. ओके, विथ एन इंटरेस्ट ऑफ 10%, क्योंकि आपने यहाँ इतना सब कुछ तमाशा कर दिया है, आपने कुछ किया नहीं, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट तो डालना ही पड़ता है. From the date of notice till actual realization of the said amount, together with notice fee of 5,000. नोटिस फी मतलब वो हमारे लिए जो नोटिस लिखा है उसके लिए आप जो भी अमाउंट चाहे डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालिए, ज़्यादा 10 don't exceed more than 7,000, keep it minimum. Okay, so आपने बस इधर बोला है कि just vacate the premises and deliver and peaceful possession along with the sum of a penalty of sum 80,000 with 10% interest और notice fee. ये आपको हर एक नोटिस में मेंशन करना होता है. दैट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट. और आप ये भी बोल सकते हैं कि जब आप पेमेंट करोगे तब आप इधर कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो, व्हाटएवर suits you better within clear 30 days from date of receipt of the notice. मतलब जैसे ही आपको नोटिस मिलेगा वहां से आपका काउंटडाउन शुरू होगा फॉर 30 डेज. उन दिनों के अंदर ही अंदर आपको जो भी बोला है all the demands you need to fulfill all the demands. और ये लास्ट सेंटेंस इधर failing which in failing which my client has given me clear instructions to file a civil as well as a criminal suit against you in the competent court of law, and in this event you shall be fully responsible for the same. मतलब अगर आपने यहाँ पर जो भी डिमांड्स रखे हैं आपने उनको नकार दिया, आप नहीं करना चाहते, आप you just ignore it, you don't do anything, then my client is given me proper instructions to file a suit against you for recovery of all these demands and all the recoveries that my client wants. And in the last final mini para, you can say, or a sentence, whatever, a copy of this notice is preserved with me. I means the legal notice. A copy of this legal notice is with me, the advocate who is writing it, for future course of action. Okay, and you are also means the open opposition party to whom we are writing. We are advising him also to keep copy of this safe with him, as he will. You means he, as you will be asked to be produced in the court of law. मतलब जस्ट मतलब ये लीगल नोटिस जो हमने ड्राफ्ट किया है वो हम भी रख रहे हैं, आप भी रखो, क्योंकि आपको बुलाया जाएगा इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ. और फाइनली जो आपको करना है, आपका एडवोकेट यहाँ पर उसका नाम व्हाटएवर लेटर हेड का इधर नाम आएगा, एंड फाइनल स्टैम्प एंड सील ऑफ द एडवोकेट. यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़िए और आप यहाँ पर ये दोनों कर सकते हैं. और इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ लीगल नोटिस. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया नॉलेज मिला है, इफ इट बेनिफिट्स यू, प्लीज हिट अ लाइक एंड आल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन. अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू फिगर इट आउट. थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट.